आज जो भी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ये वीडियो मैं कैमरे में नहीं बना रहा हूँ। मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरे सामने आप सब लोग बैठे हो, जो भी मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, उन सब के साथ डायरेक्ट बात कर रहा हूँ मैं आज। तो ये वीडियो लंबी भी हो सकती है और थोड़ा कन्वर्सेशनल टोन में भी हो सकती है। और इसके अंदर आप मुझे एक टीचर, एक एजुकेटर, एक वीडियो बनाने वाला क्रिएटर ना समझ के अपना बड़ा भाई समझ सकते हैं, अपना छोटा भाई समझ सकते हैं। और उस तरीके से, उस रिश्ते में बंध के, उस रिलेशन से मैं आपके साथ आज कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ। बहुत सारे बच्चे 11th 12th करने के बाद परेशान होते हैं कि क्या करें। उनके पास एक और ऑप्शन आता है कि गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की तैयारी कर सकते हैं। गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की तैयारी करने के लिए मेरे पास अभी 3-4 डीएम्स भी आए थे कि सर कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, भैया कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये वीडियो पर्टिकुलरली उन 2-4 डीएम्स को लेके ही बनाई जा रही है। और क्योंकि मेरे को भी ये पता है कि बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, तो आप पर्सनल टोन में भी हो सकती है। और इसके अंदर आप मुझे एक टीचर, एक एजुकेटर, एक वीडियो बनाने वाला क्रिएटर ना समझ के अपना बड़ा भाई समझ सकते हैं, अपना छोटा भाई समझ सकते हैं। और उस लहजे में और उस तरीके से, उस रिश्ते में बंध के, उस रिलेशन से मैं आपके साथ आज कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ। बहुत सारे बच्चे 11th 12th करने के बाद परेशान होते हैं कि क्या करें। उनके पास एक और ऑप्शन आता है कि गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की तैयारी कर सकते हैं। गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की तैयारी करने के लिए मेरे पास अभी 3-4 डीएम्स भी आए थे कि सर कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, भैया कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये वीडियो पर्टिकुलरली उन 2-4 डीएम्स को लेके ही बनाई जा रही है। और क्योंकि मेरे को भी ये पता है कि बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, तो आप आज इस वीडियो के बाद, लंबी वीडियो हो सकती है, आज इस वीडियो के बाद आपको ये गारंटी मिल सकती है, आज इस वीडियो के बाद आपको ये क्लैरिटी मिल सकती है कि हमको कौन कौन से स्टेप्स लेके चलना है। मैं ये नहीं बताऊंगा कि आपको क्या है, क्या नहीं करना है, कैसे करना है, ये मत करना, वो मत करना, ये छोड़ दो, वो छोड़ दो। मैं आज सारी बातें करने वाला हूँ। मैं आज आपको पहले स्टेप से लेके आखिरी स्टेप तक लेके जाने वाला हूँ। अगर ये वीडियो आपको सीरियसली देखनी है, समझना है, तो आप एक A4 शीट पेपर लेकर बैठिए, उसके अंदर साथ साथ लिखते रहिए। अभी एक रफ पेपर भी ले सकते हैं और बाद में लेकिन उसको फेयर में कन्वर्ट करना है, होमवर्क की तरह इसको यूज़ करिए आप, ठीक है। तो मैं ये स्टार्ट करता हूँ कि आज आप एक नए चीज़ को शुरू करने की सोच रहे हैं, आज आप एक नए जर्नी पे जा रहे हैं। तो जब आपकी जर्नी स्टार्ट होती है तब हमको ये पता होना चाहिए कि हमको कहाँ जाना है, हमको ये पता होना चाहिए कि हमको किस रास्ते से जाना है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है स्टार्ट योर जर्नी। जर्नी का मतलब क्या है? अपना सफ़र तय करना है ना आपको। अगर आपको सफ़र तय करना है तो आप ये बात को समझ के चलिए कि सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जाना कहाँ है, पेपर कौन सा देना है। एग्जाम्पल के तौर पर SSC का देना है, UPSC का देना है, बैंकिंग का देना है, किसका पेपर देना है आपको, है ना, RPSC का देना है, टीचर का एग्जाम देना है, लेक्चरर का देना है, किसका देना है। सबसे पहले आपको ये क्लैरिटी चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट आपके दिमाग में आना चाहिए क्लैरिटी। सबसे पहले क्लैरिटी ले लो कि मेरे को फलानी चीज़ का एग्ज़ाम देना है। अब मैं यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेता हूँ SSC CGL का, क्योंकि अगर मैं रैंडम कोई एग्ज़ाम का नाम लूँगा, मतलब कि अगर मैं ऐसे बोलूँगा कि वो एग्ज़ाम आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि SSC CGL एक अच्छा पेपर होता है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल इसकी फुल फॉर्म है। यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। तो आज मैंने पेपर स्टार्ट करा है देना। मैं सोच रहा हूँ कि अब मैं पेपर देने की तैयारी कर रहा हूँ। तो मेरे पास सबसे पहले क्लियरिटी आ गई कि मेरे को तो SSC CGL का पेपर देना है, ठीक है। अब SSC CGL का पेपर देने के अंदर मेरे को अगली चीज़ क्या पता होनी चाहिए कि मेरे को क्या क्या पढ़ना पड़ेगा इसके अंदर। तो दूसरी चीज़ आएगी कि आपके सोर्सेस या फिर आपका जो सिलेबस होगा या फिर आपका कोर्स होगा वो आपको कब तक पढ़ना है। और इसी के साथ आपको एक और चीज़ का ध्यान रखना है कि आपका पेपर कब होगा, नेक्स्ट पेपर कब होने वाला है, ठीक है। यहाँ से गोल डिसाइड होगा, डेडलाइन डिसाइड होगी, ये आपके पास प्रोसेस है। और सोर्सेज अभी हम डिस्कस करेंगे कि आपको कैसे देखना है। SSC CGL का पेपर देना स्टार्ट करोगे, सोर्सेज का मतलब ये होता है, सोर्सेज से पहले सिलेबस पे आते हैं। सिलेबस का मतलब ये होता है कि हमारे सिलेबस में क्या क्या आ रहा है। जैसे कि SSC CGL में मैथ्स आता है, इंग्लिश आती है, रीजनिंग है,
और जीके आती है और करंट अफेयर्स पे आता है। करंट अफेयर्स एक अच्छा रोल प्ले करता है, इसलिए उसको एक सब्जेक्ट की तरह ही देखा जाता है क्योंकि नंबर्स आते हैं इधर से भी। ठीक है, तो ये आपके पास एक स्ट्रक्चर आ गया। अब मैंने एसएससी सीजीएल का लिया, तो अगर आप बैंकिंग का पेपर दे रहे हो तो आपने सिलेबस में बैंकिंग का लिखना है। ठीक है, अब इसके अंदर आपको क्या करना है कि मैथ्स में कौन कौन से चैप्टर्स आते हैं, इंग्लिश में कौन कौन से चैप्टर्स हैं, रीजनिंग में कौन कौन से हैं, जीके में क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, करंट अफेयर्स में कितने टाइम के करंट अफेयर्स पढ़ने हैं, कब से लेके कब तक के पढ़ने हैं, क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि डिफेंस का एग्ज़ाम देते हो तो ज़्यादातर डिफेंस रिलेटेड चीज़ें पूछी जाती है, लेकिन अगर आप नॉर्मल पेपर दे रहे हो, नॉर्मल पेपर का मतलब जैसे कि आप एसएससी का दे रहे हो, बैंकिंग का दे रहे हो, तो इसमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में पूछा जाता है। डिफेंस के बारे में भी पूछा जाता है, बैंकिंग के बारे में भी पूछा जाता है, इंटरनेशनल न्यूज़ भी पूछी जाती है। हालांकि डिफेंस में भी पूछा जाता है, लेकिन डिफेंस में फिर भी ज़्यादा कवरेज आपका डिफेंस की चीज़ों का ही लिया जाता है। ठीक है, तो अब आपने क्या किया, एक A4 शीट का पेपर लेना है। मतलब स्टेप्स बता रहा हूँ मैं, सिलेबस के बाद, अभी सिलेबस के बाद ये करना है, एक A4 शीट का पेपर लो, इस पे लिखो मैथ्स। मैथ्स के जितने भी चैप्टर्स हैं, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एलसीएम एंड एचसीएफ, नंबर सिस्टम, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये सारे चैप्टर्स को आप यहाँ पे लिख लो। अभी आपको सिर्फ यही करना है। आपके पेपर चालू होने पे जब क्लैरिटी मिलेगी, उसके बाद आपको 3-4 दिन सिर्फ अपने माइंड को रेडी करना है कि हाँ अब मेरे को ये चीज़ें करनी है, और स्टार्ट आप अपने डेट के हिसाब से कर सकते हो कि चलो 4 दिन हो गए, 1 तारीख को मैंने सोचा है तो 5 तारीख से स्टार्ट करूँगा। ऐसे करो, आपको इस चीज़ के अंदर ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि यही आपको बूस्ट करेगा, यही आपको ट्रिगर करेगा कि यस अब तो करना ही करना है। ऐसे आपने मैथ्स का बनाया, ऐसे ही आप इंग्लिश का बनाओ, ऐसे ही आप जीके का बनाओ, और ऐसे ही आप रीजनिंग का बनाओ। करंट अफेयर्स का बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि करंट अफेयर्स लास्ट में अगर आपको वीडियो भी देखनी है तो आप वीडियो से कर सकते हो, बुक से करना है तो आप बुक से कर सकते हो। उसके लिए कोई पर्टिकुलर टॉपिक नहीं, क्योंकि करंट अफेयर्स में तो चीज़ें चेंज होती रहती है, आती रहती है नई नई, तो आप कितना लिखते रहोगे, बार बार लिख नहीं सकते ना अपन। तो हमारे पास मैथ्स का आ गया, इंग्लिश का आ गया, जीके का आ गया, रीजनिंग का आ गया। अब आपने बैंकिंग का दिया है तो उसके हिसाब से होगा, डिफेंस का दे रहे हो तो उसके हिसाब से होगा, यूपीएससी का दे रहे हो तो उसके हिसाब से होगा, एसएससी का दे रहे हो तो उसके हिसाब से होगा। ठीक है, ये चीज़ कंप्लीट हो गई। अब इसके बाद हमारे पास ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, इसको आप अपने टेबल के सामने दीवार पे चिपका दो। चिपका दो, क्यों चिपका दो, क्योंकि जब जब आप उसको देखते जाओगे तब तब आपको उसको टिक करते जाना है कि मैंने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया, ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया। तो आपके सामने पूरा आपका इम्प्रूवमेंट चार्ट होगा कि देखो मैंने आज चालू किया था, 1 तारीख को स्टार्ट किया था या 5 तारीख को स्टार्ट किया था, 1 महीने के बाद मैंने 3 चैप्टर इसके कर लिए, 2 इसके कर लिए, 4 इसके कर लिए, 4 चैप्टर रीजनिंग के कर लिए। इससे मोटिवेशन मिलता रहेगा, डिसिप्लिन में रहोगे, ट्रैक करते रहोगे अपनी प्रोग्रेस ट्रैकिंग है। इसके बाद आता है आपके पास सोर्सेस, पढ़ना कहाँ से है। ऑनलाइन मेरे हिसाब से, अकॉर्डिंग टू मी, मेरे हिसाब से ऑनलाइन कंपटीशन एग्जाम्स के लिए ज़्यादा बढ़िया है। रीज़न ये कि अगर आप ऑफलाइन क्लासेस में जाते हो तो 100 में से 1% बच्चा ऐसा होता है जो सीरियसली फिर कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी ऑफलाइन में रह के भी उतने डेडिकेटेडली ही कर रहा है। लेकिन जब आप ऑनलाइन क्लासेस में अपना कमरा बंद करके अपनी किताबों को समेट के अपने अंदर से एक ताकत लाके पढ़ाई करते हो तो आपको ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलता है। ऑफलाइन में बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं, दोस्त भी होंगे, है ना, फिर फ़ोन भी रखना ही पड़ेगा आपको मम्मी पापा से बात करने के लिए। घर पे ऐसा ज़रूरी नहीं है, घर पे तो आप फ़ोन बंद कर दो आराम से, 8-10 घंटे, 15 घंटे, 14 घंटे, जितना घंटे पढ़ना है पढ़ो। घर वाले भी आपके सामने रहते हैं, आप भी उनको देखते रहते हो, सारी चीज़ें आपके हिसाब से होती है, कोई बंदिशें नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, खाने पीने की प्रॉब्लम नहीं है, खाना आपको टाइम पर मिल जाएगा। ऑफलाइन में कभी खाने की दिक्कत आ रही है, कभी ये अच्छा नहीं बना, कभी वो अच्छा नहीं बना, बाहर जाओगे दोस्तों के साथ बैठ गए चाय पीने के लिए तो 1 घंटे की तो चाय हो जाएगी तुम्हारी, तो फिर वो टाइम वेस्ट होगा, टाइम वेस्ट नहीं कर सकते हैं। इसीलिए ऑनलाइन मेरे अकॉर्डिंग, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि क्या है सब लोगों का ओपिनियन क्या है, मेरे अकॉर्डिंग आप लोगों को मैं ये रिकमेंड करूँगा कि ऑनलाइन क्लासेस लो। ऑनलाइन क्लासेस बजट फ्रेंडली भी रहती है, ज़्यादा उसमें कुछ खर्चा होता नहीं है, वहाँ पे जाओगे तो खर्चा बहुत होता है ना। लाइव एग्जाम्पल्स है मेरे पास ऐसे बहुत सारे। अब क्या हो रहा है कि आपने सोर्सेज लेने हैं कि अब पढ़ना कहाँ से। अब यहाँ पे एक लाइन को बहुत ध्यान से सुनना, एक किताब लो लेकिन उसको 10 बार पढ़ने का टारगेट बनाओ। जैसे कि जीके में मैं बोल रहा हूँ कि आप लूसेंट उठाओ, कंपटीशन एग्जाम्स में लूसेंट काम आती है।
लूसेंट उठाओ। यूपीएससी के लिए अगर आप पेपर दे रहे हो तो लक्ष्मीकांत की बुक है, स्पेक्ट्रम की बुक है ना, बैंकिंग के अंदर अलग किसी ऑथर की बुक होगी। एक बुक, बेस्ट बुक, उसको उठाओ और उसको अच्छी तरीके से पढ़ो। पहले एक बुक लो, तुम 10 किताबें ले लोगे और एक भी बार नहीं पढ़ोगे, मतलब नहीं है। एक किताब लो, उसको 10 बार पढ़ो, बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, बहुत बढ़िया तरीका होता है ये, ठीक है। ऐसे ही मैथ्स में जैसे कि पिनेकल है, किरण है, और भी बहुत सारे किताबें आती हैं, उन सब किताबों को आप ले सकते हो क्वेश्चन सॉल्व करने। मैथ्स में एक बार आपने कोर्स पढ़ा, वो करा, तो अभी आपके पास किताबें आ गई, लेकिन किताबें तो प्रैक्टिस क्वेश्चंस देगी, हमको तो पढ़ना है। पढ़ने के लिए आप ऑनलाइन टीचर्स देखो। अब ऑनलाइन टीचर्स में भी मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज़ रिकमेंड करूँगा। मैं ये बोलूँगा कि पूरा जो पैक आता है ना, वो मत लो। मैंने लिया था एक बार, बहुत परेशानी हुई थी मुझे, आप मत लो, ठीक है। आप क्या करो, मैथ्स का कोई बेस्ट टीचर देखो, उसका कोर्स ले लो। साइंस का कोई बेस्ट टीचर देखो, साइंस का मतलब जीके हो गया, जीके का कोई बेस्ट टीचर देखो, उसका कोर्स उठाओ, अलग से उठाओ। क्या होगा यहाँ पे, थोड़े से पैसे ज़्यादा लगेंगे, है ना, थोड़े से पैसे ज़्यादा लगेंगे, लेकिन आपको यहाँ पे कंटेंट A1 मिलेगा, ठीक है। ऐसे ही रीजनिंग का होगा, रीजनिंग तो वैसे आप यूट्यूब से भी पढ़ सकते हो, बहुत सारे टीचर रीजनिंग पढ़ाते हैं, ठीक है। एक आपको मैथ्स में कैलकुलेशन बैच की ज़रूरत पड़ेगी, वो आपको लेना चाहिए, कैलकुलेशन आपको सीखनी चाहिए। तरीके सिखाते हैं आपको कि फास्ट कैलकुलेशन कैसे करनी है, क्योंकि 1 घंटे के पेपर के अंदर बहुत सारी चीज़ें करनी है। अब वो बहुत सारी चीज़ें करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, कैलकुलेशन होनी चाहिए, स्पीड तेज होनी चाहिए, ठीक है जी। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। फिर आपने देखो, अब मैंने आपको 3 चीज़ें बता दी। मैंने पहले आपको सिलेबस कैसे करना है, क्या चिपकाना है, क्या लिखना है, वो बता दिया। सोर्सेज में आपके पास प्रैक्टिस की बुक्स होनी चाहिए, 1-2 बुक खरीदो, ज़्यादा से ज़्यादा एक सब्जेक्ट की। बाद में अगर आपने इसको पढ़ लिया तो ले सकते हो। और टीचर्स के लिए अलग अलग बेस्ट टीचर्स का अगर आपको नाम जानने हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पर DM करो, मैं आपको वहाँ पे नाम भी बता दूंगा कि कौन से किस चीज़ के बेस्ट टीचर्स हैं। ऑनलाइन टीचर्स में आपको अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर का कोर्स लेना चाहिए। कोर्स लेने से पहले आपको उनकी 2-3 यूट्यूब की वीडियोस देखनी चाहिए, क्योंकि हर टीचर डाल के रखता है। वहाँ पे जाके आप पहले उनकी वीडियोस देखो, अगर आपको उनसे कनेक्शन बैठ रहा है, समझ में आ रहा है, तभी आप वहाँ पे कोर्स लेना, ठीक है। ऐसे हमको जाते ही देखते ही नाम अच्छा लगा या फिर इनका ब्रांड वैल्यू बढ़िया है, वहाँ से नहीं लेना है। बहुत सारे ऐसे क्रिएटर्स हैं, बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं जिनकी ब्रांड वैल्यू थोड़ी सी कम है, लेकिन वो पढ़ाते बहुत ज़्यादा शानदार है, ठीक है। तो मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, मैं वहाँ पे आपको सारी चीज़ें बता दूंगा। अब इसके बाद आता है कि अब ये चीज़ देखनी कि पेपर कब होगा। जैसे कि आज मान लो कि जनवरी चल रहा है, जैसे कि आज तो वैसे अप्रैल चल रहा है, अगला पेपर नवंबर में आने वाला है। अब आपके पास कितने दिन है, कुछ महीने पड़े हैं, उस महीने की डेट को लिख लो। उस महीने में आपका पूरा कोर्स होना चाहिए, पूरा रिवीजन होना चाहिए, आपके मॉक टेस्ट होने चाहिए, तब जाके ही तो आप नवंबर तक बिल्कुल रेडी हो पाओगे पहला अटेम्प्ट देने के लिए। क्योंकि क्या कर रहे हो, शुरुआत कर रहे हो, ठीक है। कोर्स करना है, रिवीजन करना है, मॉक पेपर देना है, ये तीनों चीज़ें आपके लिए डेडलाइन होनी चाहिए। तो ये डेडलाइन पेपर की कि नवंबर में होगा कि दिसंबर में होगा, अराउंड डेट तो नहीं मिलती है, लेकिन महीना आपको पता पड़ जाता है कि तब होगा, तो उसको भी यहाँ पे इसके नीचे लगा दो, चिपका दो, ताकि दिमाग में ट्रिगर होता रहेगा। इसके बाद आपके पास दूसरी चीज़ आती है कि पढ़ना कैसे है। तो मैं इसको पहले रफ करता हूँ, ये सब आपने लिख लिया होगा, इसके बाद हम आगे करते हैं। तीसरा पॉइंट, पढ़ना कैसे, हाउ टू स्टडी। पढ़ना कैसे है कि मतलब ये है कि आपको क्या स्ट्रेटेजी अपनानी है पढ़ने के लिए। पढ़ना तो सबको पता है कि अगर मैं आपको एक स्टोरी बुक दूंगा, अगर आपको इंटरेस्ट आ गया तो आपको पढ़ना है, लेकिन ऐसे सब्जेक्ट्स में नहीं आता है। तो सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट डेवलप करना पड़ेगा, और सब्जेक्ट में इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए आपको पहले जानना पड़ेगा कि ये सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट क्यों है। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, हर सब्जेक्ट के लिए 2-3 मिनट ही लगेगा कि मैथ्स को इसलिए पढ़ना है, इसको इसलिए पढ़ना है। और सबसे बढ़िया एग्जांपल दो, पेपर निकालना है इसलिए तो पढ़ना ही है, तो करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि किसी को मैथ्स बोरिंग लगती है, किसी को जीके याद नहीं होती है, बहुत परेशान है लोग, जीके याद नहीं हो रही, जीके याद नहीं हो रही है। तो अभी मैं सारी चीज़ें बताऊँगा कि कैसे क्या क्या करना है। तो मैं यहाँ पर अब आपको क्या करना है, जैसे मैं तो एसएससी सीजीएल का एग्जांपल ले रहा हूँ, मतलब एसएससी के सारे पेपर का एग्जांपल ले रहा हूँ, आप यहाँ पे अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। मैं रैंडमली 2-3 सब्जेक्ट्स पकड़ लेता हूँ, जैसे ये मैथ्स ले लेता हूँ, एक इंग्लिश ले लेता हूँ,
और एक जीके ले लेता हूँ, क्योंकि ये तो हर सब्जेक्ट्स में हर पेपर में आती ही आती है। ठीक है, ये ले लेता हूँ। मैथ्स के अंदर आपको क्या करना है, मैथ्स के अंदर सबसे पहले आपको ये देखना है कि हमारे जो टॉपिक है, स्टार्ट करा है आपने किसी भी चैप्टर को, आपको पहले उसके क्वेश्चंस करने हैं। क्वेश्चंस कौन कराएगा? टीचर्स कराएंगे, ऑफलाइन ऑनलाइन जो भी है, अब जैसा भी आपको सही लगे टीचर्स कराएंगे। वो उन टीचर्स ने क्वेश्चंस कराए, 1 घंटे की क्लास में आप मान लो, 2 घंटे की क्लास में आप मान लो कि 10 क्वेश्चन कराए। उस 10 क्वेश्चन को आपको वापस से सेल्फ करने हैं, ये इंपॉर्टेंट है। इतनी 10 क्वेश्चन को आप सेल्फ करोगे। ठीक है, अब एक दिन के अंदर जैसे आपने आज करे 10 क्वेश्चन, कल भी करे 10 क्वेश्चन, अभी मैं एग्जांपल ले रहा हूँ 10 क्वेश्चन, 10 10 10 3 दिन में होगा 30 क्वेश्चन। अब आपने पहले दिन 10 क्वेश्चन करे थे, उसको आपने सेल्फ स्टडी में 10 क्वेश्चन यहाँ पे ये वाले रिवाइज कर लिए थे। अब इसके बाद जब आप दूसरे पेपर पे जाओगे, मतलब दूसरे दिन पे जब आओगे, तब उसके भी 10 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो जो थर्ड डे होगा, इस थर्ड डे को आपको फर्स्ट डे और सेकंड डे के दोनों क्वेश्चंस करने हैं, मतलब कि आपको 20 क्वेश्चंस करने हैं। 20 क्वेश्चंस करने क्यों करने? एक बार ये हो चुका है, रिवीजन हो गया। जब इसका 3 से 4 बार रिवीजन हो जाए इन 10 क्वेश्चंस का, 3 से 4 बार, कब होगा? 6th डे 7th डे पे जाके, तब आपको इसको ड्रॉप कर देना, इसको नहीं करने, फिर आपको इसको करने, फिर ऐसे करके फिर आपके एक दिन आगे हो जाएगा, तब आपके इसके भी 4-5 बार हो जाएगा, तो इसको भी ड्रॉप कर देना। फिर ऐसे करते करते आपके मान लो कि पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। मैथ्स का एक चैप्टर कंप्लीट होता है। अब उस एक चैप्टर के बाद आपको क्या करना है कि आपको ये देखना है कि जब जब मैंने क्वेश्चन करे थे, जैसे कि ये वाला जो प्रोसेस चल रहा था सेल्फ स्टडी वाला, तब मुझे एक चीज़ की दिक्कत आ रही थी कि क्वेश्चन नंबर 15, एक 19 था, एक 17 था, यार एक 9 भी था, यार एक 23 था, एक 28 था। ये वाले क्वेश्चन में मुझे दिक्कत आ रही थी। इन क्वेश्चन को गोले बना लो, मतलब आप उसी समय बनाते हुए चलो, गोले बना लिए। अब जब भी आपको चैप्टर को पढ़ना होगा वापिस से फर्दर जीवन में आगे जाके तुम रिवाइज करोगे, तब तुमको ये वाले क्वेश्चंस करने हैं, क्योंकि ये क्वेश्चंस तुमको अटका सकते हैं। ठीक है, जब ये चैप्टर तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा, जैसे कि अब तुम्हारा चैप्टर कंप्लीट हो गया, तब तुम एक पेपर बनाओगे, एक A4 शीट का पेपर और बनाओगे। उस A4 शीट के पेपर के अंदर, जैसे एग्जांपल ले लेता हूँ कि ये ट्रिग्नोमेट्री है। वैसे तो पहला चैप्टर तुम ट्रिग्नोमेट्री नहीं उठाने वाले हो। ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूले तुमको इसके अंदर लिख के रखने हैं। समझ में आ गया होगा? एक इसको बोलते हैं क्या बोल रहा था मैं, इसको बोलते हैं हमारा शॉर्ट रिवीजन वाला जो पेपर होता है। ठीक है, मेरा नाम निकल गया दिमाग से, क्या था, है ना, अभी लिखते लिखते तो याद था, लेकिन मैं भूल गया हूँ कि इसको शॉर्ट रिवीजन वाला पेपर बना लो, शॉर्ट नोट्स बना लो, और इसी को रिवाइज करोगे तो आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे करते 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 आपके बहुत सारे चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे। जब आपके 3-4 चैप्टर कंप्लीट हो जाए, जब आपके 3 to 4 चैप्टर्स कंप्लीट हो जाए, तब प्लीज़ रिक्वेस्ट है, आगे बढ़ने से पहले 2 दिन 3 दिन ये 3-4 चैप्टर को वापस से रिवीजन करने में दो। आप अगर ये सोचोगे कि मेरे को पहले धड़ाधड़ कोर्स कंप्लीट करना है, तो आपके साथ बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप पीछे का भूलते जाओगे, और जिस दिन आप पीछे का भूलते गए, उस दिन के पीछे की पढ़ाई ज़ीरो हो जाएगी, तो वापस पढ़ने बैठोगे क्या? इसलिए 1-2 चैप्टर, 3-4 चैप्टर, मैं 3 चैप्टर के बाद ये करता था, 3 चैप्टर के बाद आप 2-3 दिन का गैप दो, नया चैप्टर स्टार्ट मत करो, आप पहले का सब रिवाइज़ करो, सारी चीज़ें रिवीजन पे जान दो। अलग अलग सब्जेक्ट में सेम प्रोसीजर होगा, लेकिन सबका ड्यूरेशन अलग होगा। जैसे कि इसका एक चैप्टर कंप्लीट होने में 4 दिन लग गए, इसका एक चैप्टर कंप्लीट होने में 10 दिन लग गए, तो ऐसे करके आपको जाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये एक प्रोसेस है आपको किसी भी चीज़ को पढ़ने का। इंग्लिश के अंदर भी आपको सेम चीज़ करनी है, लेकिन इंग्लिश के अंदर कुछ और भी चीज़ें आती हैं, जैसे कि अच्छा, इसी के साथ पहले एक चीज़ और बता देता हूँ कि मंडे टू फ्राइडे आप पढ़ाई करो, लेकिन सैटरडे एंड संडे आप रिवीजन को दे सकते हो। क्यों? क्योंकि पूरे हफ्ते में जो पढ़ा है वो याद रहे, वो वापस से रिकॉल हो जाए एक बार। तो अगर आप 3-4 बार रिपीटेशन कर लोगे तो आपको वो दिमाग में परमानेंटली बैठ जाएगा। अब जैसे इंग्लिश आती है, अब इंग्लिश के अंदर क्या होता है कि एक तो ना रीडिंग की चीज़ें बहुत आती है, तो आपको रीडिंग की हैबिट डालनी पड़ेगी डेली। आपको क्वेश्चन जैसे कि एरर्स, है ना, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, ये जितने भी चैप्टर्स हैं इन सब के आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। लेकिन प्रैक्टिस कैसे करेंगे? जब हम सीखेंगे तो इसका पहले लेक्चर लेने पड़ेंगे आपको। इसके लेक्चर्स उठाना चालू करो, इसके लेक्चर्स लो, बढ़िया नोट्स बनाओ प्रॉपर,
और हर नोट्स के साथ जो भी तुम्हारे जो डिटेल्ड नोट्स होंगे उसके साथ एक पेपर तुम्हारा बनेगा, और वो एक पेपर तुम्हारा होगा शॉर्ट नोट्स का। मैंने भी बना रखा था और बना रखा है, अभी भी पड़ा हुआ होगा वो कहीं ना कहीं पे। शॉर्ट नोट्स बना के रखने हैं इसके अंदर, जैसे कि नाउन्स है तो नाउन्स के शॉर्ट नोट्स बना लिए। इसके अंदर कोई 13-14 कॉन्सेप्ट होते हैं नाउन चैप्टर के अंदर, वो आपने इसके अंदर लिख लिए। अब आपको बार बार इन्हीं को रिवाइज करना है। इसके अंदर आपको बार बार पूरे डिटेल नोट्स को रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं है। इसको रिवाइज करो, प्रैक्टिस करो, इसको रिवाइज करो, प्रैक्टिस करो, इसको रिवाइज करो, प्रैक्टिस करो, ठीक है। ऐसे करके आपकी सारी चीज़ें हो जाएगी। एक आता है इसके अंदर वोकेबलरी वाला सेक्शन, जिसके अंदर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होते हैं, और इसके अंदर आपके एंटोनिम्स, सिनोनिम्स होते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें होती है, इडियम्स एंड फ्रेजेस होते हैं। इसको आपको डेली का रूटीन बनाना है कि आपको 10-10-10-10 पढ़ने हैं। मतलब 10 ये पढ़ लिए, 10 ये पढ़ लिए, 10 ये पढ़ लिए, और इडियम्स एंड फ्रेजेस जो होते हैं वो भी 10 पढ़ लिए। तो ऐसे करके आपके पास 40 चीज़ें हो गई। डे 1 पे आपने सब कुछ 10-10-10-10 पढ़ा। डे 2 पे आपको ये 10 पहले रिवाइज करने हैं, फिर उसके बाद आपको जो नए पढ़ने हैं उनको रिवाइज करना है। 5 दिन के बाद, जैसे कि मंडे टू फ्राइडे में आपके पास एग्जांपल ले लेता हूँ, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के 50 चीज़ें हो गई, क्योंकि मंडे से फ्राइडे 5 दिन हो गए, 50 चीज़ें हो गई। तो अब आपके पास जो सैटरडे एंड संडे आ रहा है वहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें वापस से रिवाइज करनी है। नए कब लर्न करने हैं? मंडे से लर्न करने हैं। शुरुआत आपको हमेशा ऐसे ही करनी पड़ेगी। आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा है, नहीं बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत सिंपल है, बहुत आराम से हो जाएगा। बस आपको थोड़ा सा अपने आप को डेडिकेशन के साथ डालना पड़ेगा किसी भी चीज़ के अंदर। कमरे का दरवाज़ा बंद करके, लाइट बढ़िया चला के, अपने पास चाय कॉफ़ी का मग रख के पढ़ाई करो। पढ़ाई करते वक्त आप ये देखो कि शुरुआत जब आप करोगे तब आप 4 घंटे पढ़ो, 5 घंटे पढ़ो, 6 घंटे पढ़ो, ठीक है। लेकिन इसको धीरे 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 करके 8 से 10 घंटे पे लेके जाना है। ये आपका टारगेट होना चाहिए। एग्ज़ाम टाइम में ये और बढ़ भी सकता है। एग्ज़ाम टाइम में ये कम नहीं होना चाहिए कि अब तो रिवीजन है अब तो कम कर दो। रिवीजन है तो कम नहीं करना है, रिवीजन है तो ज़्यादा करना है और अच्छे से पढ़ना है। तभी तो आपका पेपर के अंदर, अगर पेपर के अंदर 40 दिन बचे हैं तो वो 40 दिन को और अच्छे से दो, क्योंकि 40 दिन के बाद तो तुम फ्री हो ना, तो अभी तो मेहनत कर सकते हो, ठीक है। तो 8 से 10 घंटे पे लेके जाना है। शुरुआत हमेशा कम करनी है। शुरुआत में भी जब तुम पढ़ने के लिए बैठो तो मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि एक साथ पढ़ने के लिए मत बैठना कि जैसे बैठ गए तो 4 घंटे, अब मैं तो उठूंगा ही नहीं, भैया ने बोला था कि 4 घंटे है तो मैं तो उठूंगा ही नहीं। नहीं नहीं, आपको 25 से 30 मिनट से बड़ा एक सेशन नहीं रखना है। आपको उसको ब्रेक देना है, 5 से 10 मिनट का ब्रेक दो। वॉक करके आ जाओ, घूम लो, पुशअप्स मार लो, कुछ भी कर लो, जाओ। जैसे मेरा तो चाय बनाने का जो सिस्टम है वो नीचे है, मैं ऊपर पढ़ता था, तो जाओ नीचे चाय वाय बनाओ, कॉफ़ी वॉफ़ी बनाओ, कुछ हल्का फुल्का खाकर आ गए, है ना। फिर वापस से पढ़ने के लिए बैठ गए। तो 25 से 30 मिनट के बाद आपको 5 से 10 मिनट का वापस से गैप देना है। फिर ऐसे ही जीके के अंदर भी आपका चलेगा। जीके के अंदर क्या होता है? हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, पॉलिटिक्स है ना, स्टैटिक जीके है। ये ही 4-5 टॉपिक आपको देखने के लिए मिलेंगे। इनकी बुक से पढ़ना है तो बुक से पढ़ो, नहीं तो मैं जो करता था वो ये करता था कि पहले इनके लेक्चर देखता था। एक स्टोरी की तरह टीचर समझाता है, स्टोरी की तरह समझो चीज़ों को, और वहाँ से आप इनके भी शॉर्ट नोट्स बनाओ। हर चीज़ के शॉर्ट नोट्स बनाओ, एक फाइल बनाओ। शॉर्ट नोट्स बनाओगे, मेरे पास अभी यहाँ पे नहीं है, नहीं तो मैं दिखाता। शॉर्ट नोट्स बनाओगे तो आपके पास रिवीजन का जो टाइम है, जहाँ पे आपको 30 मिनट लगने वाले हैं, वहाँ पे आपको 10 मिनट से भी कम लगेगा रिवीजन करने में, क्योंकि आपके पास शॉर्ट नोट्स है। आपने फटाफट पढ़ लिया, बाबर अब आया, हुमायूं गया, वो हुमायूं लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिर के मर गया, है ना। ये जितनी भी चीज़ें हैं ये आपको पता होना चाहिए। कोई वो खेल खेलते हुए निपट गया, ये जितनी भी है ये आपको ऐसी मस्ती मजाक में पढ़नी पड़ेगी। इसको मस्ती मजाक में पढ़ो, हंसी खेलते खुशी, क्योंकि एक स्टोरी है। जैसे हमको स्टोरी है, एक कौवा था, उसको पानी पीना था, वो उसके अंदर गया, वैसी ही एक स्टोरी है कि बाबर आया, बाबर ने ये किया, बाबर ने वो किया, फिर अकबर जी आ गए, अकबर जी ने ये करा, उसके 9 रत्न थे। ऐसे ऐसे करके आपको सारी चीज़ें याद करनी है। पॉलिटिक्स में भी यही चीज़ है। पॉलिटिक्स बहुत बढ़िया सब्जेक्ट है भाई। पॉलिटिक्स में बहुत मज़ा आएगा तुमको लगता है पॉलिटिक्स टफ है? मेरे को लगता है पॉलिटिक्स सबसे ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि इसके अंदर आर्टिकल पढ़ने हैं और हमारी करंट सिचुएशन के हिसाब से चीज़ें चल रही हैं। SC ST में क्या हो रहा है, OBC के अंदर रिजर्वेशन का क्या है, जनरल के अंदर रिजर्वेशन का क्या सिस्टम हो रहा है, या फिर प्रेसिडेंट का आर्टिकल क्या है, किसी को फांसी की सज़ा दी गई तो कौन माफ़ कर सकता है, गवर्नर के पास वो रूल है क्या कि माफ़ कर सकता है वो फांसी की सज़ा। तो वो सारी चीज़ें आप पढ़ोगे। प्राइम मिनिस्टर क्या होता है, प्राइम मिनिस्टर का
जो आर्टिकल है वो कौन सा है, प्रेसिडेंट का आर्टिकल कौन सा है, CAG क्या होता है, AGI कौन होता है। बहुत मज़ा आएगा आपको ये पढ़ते हुए, अगर आप इसको थोड़ा प्यार मोहब्बत से पढ़ो। इकोनॉमिक्स में क्या होता है, महंगाई क्यों बढ़ गई, महंगाई कम क्यों हो गई, डिमांड क्या हो रहा है, सप्लाई क्या हो रहा है, ये सब चीज़ें देखोगे, मज़ा आएगा भाई। इसको पढ़ने में तो सीरियसली बहुत मज़ा आएगा। हाँ, अब दिक्कत आएगी स्टैटिक जीके में, क्योंकि यहाँ पे रट्टाफिकेशन है, पर तुमको रटना नहीं है, तुम ट्रिक्स बना लो। जैसे कि 4 फरवरी, एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, एक एग्जाम्पल, 4 फरवरी इसको होता है कैंसर डे। अब इसकी ट्रिक बनाओ तुम। कैंसर का इलाज कराने के लिए चीर, 4 से हो गया चीर और फरवरी से हो गया फाड़, चीर फाड़ कर दी तो याद हो जाएगा तुमको, चीर फाड़ कर दी, है ना। कैसे चीर फाड़ कर दी कैंसर का इलाज कराने में, ठीक है। तो ये ट्रिक्स बनानी पड़ेगी। स्टैटिक जीके में आप कोशिश करो कि आप हर एक टॉपिक की, हर एक चीज़ की ट्रिक्स बना लो, आराम से याद हो जाएगी। ऐसे पढ़ाई में मज़ा आएगा, ठीक है, क्योंकि हमको स्मार्ट तरीका ढूंढना पड़ेगा, कुछ तो शॉर्टकट ढूंढना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा। तो ये आपको स्टोरी की तरह पढ़नी है एक बार, स्टैटिक जीके को आप ट्रिक्स की तरह यूज़ करो, स्टैटिक जीके में ट्रिक्स बना लो। तो ये सारी चीज़ें आपकी पढ़ाई में कंप्लीट हो जाएगी। वापस से एक बार रिपीट कर देता हूँ कि सैटरडे संडे को रिवीजन करना है, मंडे से फ्राइडे आपको प्रॉपर पढ़ना है। धीरे धीरे आपका कोर्स कंप्लीट होता जाएगा, तब आपके पास रिवीजन का भी टाइम अच्छा मिल जाएगा, कोर्स का भी टाइम अच्छा मिल जाएगा। कुछ 6 महीने का टाइम के अंदर आपके पास सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएगी। अपने आप को परेशान नहीं करना है, अपने आप को बर्डन फील नहीं करना है। सबसे पहली बात कि अगर आपने ये सोचा कि यार मैं पढ़ रहा हूँ, मेरे को तो बर्डन फील हो रहा है, मैं तो परेशान हो रहा हूँ, तो फिर आप पढ़ाई नहीं कर पाओगे। उस पढ़ाई से आपको प्यार करना है, उस पढ़ाई को आपको अपनी ज़िंदगी में उतारना पड़ेगा, तभी जाके आपको लगेगा कि हाँ ठीक है, ईजी है, मैं कर लूँगा। रीजनिंग के अंदर भी सेम चीज़ें होंगी। मैंने अभी रैंडमली एग्जांपल लिया है, आपका जो भी पेपर होगा उसके बारे में बात कर रहे हैं। ये मैंने जो भी लिखा है कि सबके अंदर देखने को मिलेगा आपको, बैंकिंग में भी, UPSC में भी आई, हर पेपर के अंदर ये चीज़ें तो होती हैं, इसलिए मैंने यही एग्जाम्पल्स लिए हैं आपके सामने। अब आपको कुछ स्ट्रक्चर पता पड़ गया होगा। अब मैं एक ऐसी चीज़ के बारे में बात करना चाहता हूँ जो बहुत सारे लोग नहीं कर रहे हैं। एक फेस ऐसा आता है जब बहुत दिक्कत आती है भाई, और उस दिक्कत का नाम है इमोशनल फेलियर। यस, आप 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने के बाद पढ़ाई करोगे, अच्छी तरीके से आपने पढ़ाई करी और अब आपको ऐसा लग रहा है कि यार क्यों कर रहा हूँ मैं, डर सा लग रहा है, हिम्मत टूट रही है कि यार मैं ये क्या कर रहा हूँ। मेरे आसपास के दोस्तों को देखो, वो मज़े कर रहे हैं, वो इंस्टाग्राम पे फ़ोटोज़ डाल रहे हैं और वो अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, और मैं यहाँ पे ये 4 किताबों के बीच में बैठ के पढ़ रहा हूँ। ऐसा आएगा, तुम मेरी बात को लिखे ले लो कि ऐसा आता ही आता है। कोई अगर आज किसी ने UPSC में ऑल इंडिया रैंक 1 लेकर आया होगा, उसके दिमाग में भी ये चीज़ आई होगी। कोई पास हो गया होगा, किसी ने मेहनत बहुत अच्छे तरीके से करी होगी, उसके दिमाग में भी आएगा। हर जीवन में, मतलब हर इंसान के जीवन में ये टाइम आता ही आता है, पढ़ाई करते वक्त तो खास कर आएगा आपके साथ। इमोशनल फेलियर से डील करने का एक ही तरीका है कि आप सबसे पहले तो ये शुरुआत करो कि देखो भाई 3 महीने तो मैंने पढ़ ही लिया है ना, 3 महीने 2 महीने तो मैं पढ़ चुका हूँ, थोड़ा सा और पढ़ के देख लेता हूँ, थोड़ा सा और पढ़ के देख लेता हूँ। और जब आपको ऐसा लगने लग जाए कि बस नहीं हो रहा है, अभी बहुत परेशान हूँ, किताबें बंद करो और थोड़ा सा घूमने चले जाओ आराम से। 1 दिन का रेस्ट ले लो, रेस्ट ज़रूरी है, माइंड को भी बहुत ज़रूरी है रेस्ट ले लो, है ना। अपने आप को वापस से कुछ मोटिवेशन वाली चीज़ें देखो। मोटिवेशन का मतलब डिसिप्लिन, सेल्फ डिसिप्लिन। बुक आती है नो एक्सक्यूजेस, मेरे सामने ही पढ़ी है, नो एक्सक्यूजेस वाली ऐसी किताबों को रीड करो, एक एक पेज पढ़ लिया। कुछ चीज़ें याद रखो कि है ना स्टार्ट क्यों किया था। देखो, तुमने अपने आप से उम्मीदें लगाई है, तुम अपने आप से हार नहीं सकते हो, तुमको जीतना पड़ेगा, तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है। क्योंकि तुम लोगों ने गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की तैयारी के बारे में सोचा है, तुम 3 महीने के आगे जा चुके हो। अभी मैं तुमसे बात कर रहा हूँ तो मुझे लग रहा है ये मैं 3 महीने तो पढ़ चुका हूँ ना, अब 3 महीने मैंने पढ़ लिया, अब नवंबर में तो पेपर आ ही रहा है यार, तो मैं 3 महीने और पढ़ के देख लेता हूँ। मतलब जितना भी है, मैंने मंथ्स काउंट नहीं करें, 1-2 महीने 3 महीने और पढ़ के देख लेता हूँ, जो होगा जो ठीक है, नहीं होगा जो ठीक है। एक बार कोशिश तो करें, अपने आप से नज़रें मिलानी है। रात को कभी भी सो तो रिग्रेट के साथ मत सोना कि मैंने ये नहीं किया, मैंने वो नहीं किया।
हर दिन आपका परफेक्ट नहीं जाएगा, किसी दिन आप 10 घंटे भी पढ़ सकते हो, किसी दिन हो सकता है 6 घंटे भी पढ़ो, पर वही कंसिस्टेंसी है, उसी को कंसिस्टेंसी बोलते हैं। आपकी कंसिस्टेंसी की जो डेफिनेशन है वो होती है वीकली कंसिस्टेंसी। आपने वीकली कंसिस्टेंसी को कितनी प्रायोरिटाइज किया है, कभी आपने 6 घंटे पढ़ लिया, 10 पढ़ लिया, कभी मूड हुआ तो 8 पढ़ लिया, कभी 12 भी पढ़ लिया, है ना, कभी कुछ एक्स्ट्रा हो गया, कभी कम हो गया, कभी नहीं पढ़ पाए किसी काम की वजह से, तो निराश नहीं होना है, वापस से कम बैक करना है अगले दिन और अपनी पढ़ाई को वापस से लेके जाना है। ऐसे चलता है कंसिस्टेंसी का ग्राफ। ये कभी पढ़े नहीं पढ़े, पढ़े अच्छा पढ़ लिए, अरे कम पढ़ लिए, फिर ऐसे ऐसे पढ़ लिए, फिर लास्ट में देखा जाता है ये स्कोर। तो ये है ग्राफ, ऐसे बढ़ता हुआ जाएगा। तो अपने आप के अगर इमोशनल फेलियर वाला समय आ रहा हो तो उस समय के सोचना है कि आज जो मैं मेहनत कर रहा हूँ वो मेहनत मेरे को मेरी पूरी लाइफ पे रिफ्लेक्ट करने वाली है। ठीक है, अगर आज मैं इन 4 किताबों के बीच में हूँ, मैं इंस्टाग्राम पे पोस्ट नहीं डाल पा रहा हूँ, मेरे पास मोबाइल नहीं है, मैं इंस्टा नहीं चला पा रहा हूँ, मैं रील्स नहीं देख पा रहा हूँ, मैं मज़े नहीं कर पा रहा हूँ, मैं सुबह उठता हूँ गधा मजदूरी करते हुए 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे की पढ़ाई करता हूँ और फिर लास्ट में थक हार के सो जाता हूँ, तो भाई तुम तुम्हारे जीवन का सबसे बेस्ट टाइम जी रहे हो। मार्क माय वर्ड्स, इससे बेहतर टाइम तुमको तुम्हारी पूरी ज़िंदगी में नहीं मिलने वाला है। उसके बाद तो बहुत कुछ आएगा, जॉब करोगे तब अलग दिक्कतें आएंगी, बहुत सारी दिक्कतें आएंगी। अभी तो तुमको सिर्फ 4-5 किताबें पढ़नी है, उसके बाद तो जीवन तुमको ऐसे ऐसे चीज़ें पढ़ाएगी ना जो तुम याद करोगे। इसलिए शांति से अपनी पढ़ाई करो। इमोशनल फेलियर आता है, आएगा, बिल्कुल आएगा, डील करो उससे भागो मत। हाँ ठीक है, आ गया तो आ गया, कुछ बढ़िया 1-2 दोस्त तो होंगे तुम्हारे, ज़्यादा दोस्ती यारी नहीं रखनी, मोबाइल को बंद कर देना है। 1-2 दोस्त रखो, उन 1-2 दोस्तों से बात करो कि हाँ ठीक है, कोई बहुत खास, ज़्यादा किसी को बताओ मत कि मैं ये तैयारी स्टार्ट कर चुका हूँ, मैं ये कर रहा हूँ। कमरा बंद करके छुपा छुपू के पढ़ाई करो। जितना अपने अंदर रखोगे चीज़ों को उतना ज़्यादा आप बाद में रिफ्लेक्ट कर पाओगे। ये बात ध्यान रखना, ये चीज़ आएगी लेकिन इसको छोड़ना नहीं है। अब इसके बाद आपके पास जो टाइम आएगा वो आएगा अब आपके पास मॉक टेस्ट देने का। मॉक टेस्ट में आपको मेहनत करनी पड़ेगी। मॉक टेस्ट, अब मॉक टेस्ट की तैयारी बताता हूँ, ऐसा करता हूँ ढंग से लिखता हूँ। मॉक टेस्ट का मतलब होता है कि खुद को जांचना पड़ रहा है, खुद को एग्जामिन कर रहे हैं कि हाँ हम कहाँ पहुँचे कहाँ नहीं पहुँचे। तो वहाँ पे आपको क्या करना है कि पहले तो आप सेक्शनल मॉक देना स्टार्ट करो। सेक्शनल मॉक का मतलब होता है कि किसी भी चैप्टर का मॉक, सब्जेक्ट का मॉक दे रहे हो या फिर किसी चैप्टर का मॉक दे रहे हो, सब्जेक्ट और चैप्टर। अब आप इसे लिखना स्टार्ट कर दो, सब्जेक्ट और चैप्टर का मॉक दे रहे हो। यहाँ से आपको ये पता पड़ेगा कि मेरे कौन सा सब्जेक्ट या चैप्टर वीक है, कौन सा वीक है ये पता पड़ेगा। जब आपको ये चीज़ पता पड़ेगी, ये सबके अंदर लागू होगा, भले वो कोई सा भी सब्जेक्ट हो, सबके अंदर मतलब कोई सा भी पेपर हो, कौन सा सब्जेक्ट या कौन सा चैप्टर वीक है। जब आपको ये पता पड़ जाएगा कि मेरे फलानी चीज़ वीक है तो आपको उस पर काम करना पड़ेगा, उसको वापस से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, थोड़े टाइम के बाद आपके पास उतनी हिम्मत आ जाएगी कि अब आप पूरे मॉक टेस्ट देना चालू करोगे। प्री के दे रहे हो कि मेंस के दे रहे हो, ठीक है। प्री और मेन से मुझे एक चीज़ बहुत अच्छे से याद आई है, मैं अभी आपको बताऊंगा। मॉक टेस्ट दे रहे हो तो प्री के दे रहे हो कि मेंस के दे रहे हो कि किसी के भी मॉक टेस्ट दे रहे हो, देना स्टार्ट करो। अगर नंबर कम आते हैं तो निराश तो होना ही नहीं है, क्योंकि ये फाइनल रिजल्ट नहीं है, ये टेस्ट रिजल्ट्स है कि मेरे को कहाँ इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, मेरे को कितनी मेहनत और करने की ज़रूरत है, मेरे कौन से चैप्टर में बार बार नंबर कम आ रहे हैं, ये चीज़ आपको यहाँ से पता लगानी है। ठीक है, तो सपोज़ करो कि आपने प्री के अंदर इंग्लिश में, है ना, प्री या मीन्स कुछ भी, इंग्लिश में आपने 3 एरर की गलतियाँ करी हैं, 3 एरर आपने गलत कर दिए। ठीक है, ये 3 एरर जो हैं, ये 3 एरर आपके अगर एग्ज़ाम में आ गए, मेन एग्ज़ाम में, तब भी गलत होने के चांसेस बढ़ गई। क्या करेंगे, एक कॉपी बनाएंगे, छोटी सी कॉपी। उस कॉपी पे तुमको ये लिखना है कि मॉक एनालिसिस, इंग्लिश के अलग बनानी, सबके अलग बनानी, उसके अंदर के तीनों एरर को उतार दो। ये एरर, जैसे अब आपने यहाँ पे सिनोनिम्स में गलती कर दी, जैसे आपने 10 सिनोनिम्स गलत कर दिए एग्ज़ाम में बाई चांस, जो मॉक टेस्ट हुआ वो भी इसमें उतार लो, क्योंकि
यहाँ पे जैसे ही गए इस कॉपी में जैसे ही गए तो आपके लिए ये कॉपी क्या हो गई, भगवत गीता जैसी हो गई। क्यों? क्योंकि अब यहाँ पे आपको गलतियाँ समझ में आएंगी कि मैं यहाँ पे गलती करता हूँ, मुझे ये वाले कॉन्सेप्ट नहीं पता है, मुझे ये वाले आंसर नहीं पता है, मुझे ये वाले जो शब्द हैं इनके बारे में नॉलेज नहीं है, तो मेरे को इस कॉपी से पता पड़ेगा। मेरे पास 3-4 कॉपियाँ भर गई थी इंग्लिश में ऐसी, लेकिन इंग्लिश का स्कोर मेरा बहुत अच्छा रहा था लास्ट में। ठीक है, अब ये चीज़ कंप्लीट हो गई है ना। फिर उसके बाद मैथ्स में भी सेम चीज़ करनी है। मैथ्स की एक कॉपी बनाओ, उसके अंदर भी सारे गलत क्वेश्चंस को लिखो। क्लास 10th क्लास 12th वाले बच्चों को भी एक रिकमेंडेशन है कि भैया आप अपनी एक कॉपी बनाओ और उस कॉपी के अंदर अपने बारे में, अपने जो भी गलत चीज़ें हैं ना उनके बारे में लिखा करो, क्योंकि चांसेस होते हैं कि जो यहाँ नहीं आया वो वहाँ पर भी नहीं आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको हर चीज़ में करना है। रीजनिंग में ये चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी, कॉपी वाली। ये कॉपी वाली चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रीजनिंग में और एक जीके में। रीजनिंग में इसलिए क्योंकि रीजनिंग में नए नए कॉन्सेप्ट बनते रहते हैं, नए नए लॉजिक आते रहते हैं, तो वो आपको यहाँ पे लिख के रखना पड़ेगा। तो प्रैक्टिस करोगे तभी नंबर आएंगे। जीके में अथाह सागर है जीके इतनी बड़ी है जिसके कोई हद नहीं है। तो अगर मॉक में कोई क्वेश्चन आ गया, हमको नहीं आया तो ठीक है, नहीं आया कोई बात नहीं, यहाँ पे तो लिखो कम से कम, इस कॉपी में तो लिखो कम से कम। इस कॉपी में लिखने के बाद उसको रिवाइज करो तो देखो तुम्हारे एक एक करके कितने सारे क्वेश्चंस तुम्हारे बैंक में आ जाएंगे। ठीक है, ये चीज़ है। अब वो जो इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताने वाला था कि प्लीज़ लेवल के हिसाब से पढ़ाई नहीं करनी, सब्जेक्ट को पढ़ना है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, सब्जेक्ट को पढ़ना है। जैसे कि एग्जांपल मैंने एसएससी सीजीएल का लिया था। ठीक है, तो मैं एक बार वापस से यहाँ पे लिख देता हूँ। एसएससी सीजीएल होता है एसएससी का सबसे बड़ा पेपर। इसमें एसएससी, इसके बाद आता है एसएससी सीपीओ, फिर एक एसएससी एमटीएस है, फिर एक एसएससी जीडी है, और भी आते होंगे फेज 11 फेज 10, वो बहुत सारे हैं, लेकिन मैं एग्जांपल है। मेरे को पता है कि मैं एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहा हूँ, पर तुमको क्या दिक्कत है कि तुम सीपीओ के पेपर ना लगाओ, सीपीओ के क्वेश्चन सॉल्व ना करो ना। छांट के नहीं करने कि मेरे को सीजीएल का ही करना है, मेरे को इसी का करना है। अगर आप जीडी का पेपर दे रहे हो तो आप एमटीएस की भी क्वेश्चन सॉल्व करो, सीपीओ के भी करो, सीजीएल के भी करो। अगर आप बैंकिंग का पेपर दे रहे हो, ठीक है, तो आपको अगर नया मैथ्स का, आप मैथ्स वर्ड पकड़ो कि मैथ्स का क्वेश्चन है, इंग्लिश का क्वेश्चन है, हिंदी का क्वेश्चन है, जीके का क्वेश्चन है, आप इसके भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि आप मैथ्स कर रहे हो। आप लेवल के हिसाब से पढ़ाई मत करो, क्योंकि जब तक आप लेवल के हिसाब से पढ़ाई करोगे आप एक ही जीवन भर एक ही रोना गाते रहोगे कि मेरे लेवल का तो पेपर ही नहीं आया था, मेरे से तो नीचे आ गया या मेरे से तो ऊपर आ गया, मेरे से नीचे आ गया या तो मेरे से ऊपर आ गया। ऐसे मत करो ना। बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो तो ये करो। इवन पता है बैंकिंग की इंग्लिश सबसे ज़्यादा अच्छी है, इंग्लिश बैंक में बहुत अच्छी है, लेवल की पूछी जाती है। तो आप इसके क्वेश्चंस भी लगाओ ना इंग्लिश के। अगर आप किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हो, इंग्लिश के क्वेश्चंस क्यों नहीं लगा रहे हो? लगाओ, तुमको कौन रोक रहा है? तुम्हारी तैयारी में 1% की भी कमी मत छोड़ो। तुम तो अपना बेस्ट दो, बाकी जो होगा जो देखा जाएगा। जीके के अंदर, आईएएस के अंदर बहुत अच्छे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, यूपीएससी के पेपर के अंदर। तो ठीक है, कुछ क्वेश्चंस पढ़ लिए तो क्या हो गया? कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आई क्या? हमने कुछ सीखा ही तो सही। हम सीखने के लिए पढ़ रहे हैं, हम पेपर निकालने के लिए तो ना पढ़ रहे हैं। क्या सीखने के लिए पढ़ रहे हैं ना, पेपर निकालने के लिए नहीं पढ़ रहे हैं। इसलिए इसको ऐसे तैयारी करो तो तुमको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। लास्ट में ये वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ और बोलूँगा कि स्टार्ट किया है तो उसको ख़त्म करना। ठीक है, ये मत सोचना कि बहुत मुश्किल है यार, कैसे करूँगा, कैसे होगा, सब हो जाएगा। तुम धीरे धीरे किसी चीज़ को करोगे ना तो तुम्हारा ब्रेन उसके लिए इतना एडिक्टेड हो जाएगा, इतना तुम्हारे लिए सिंपल रास्ते ढूंढना चालू कर देगा। जब तुम बहुत लंबे टाइम तक किसी एक प्रोसेस को फॉलो करते हो तो ब्रेन तुम्हारे लिए शॉर्टकट लेके आता है। तुमको अभी शॉर्टकट नहीं ढूंढने हैं, ये ही प्रोसेस है, यही मेहनत है, करनी पड़ेगी। मैं मानता हूँ कि तुमने आज जो मैंने यहाँ पे पढ़ाया है, मेरे को ये भी पता है कि बहुत लंबी वीडियो हो गई, लेकिन मेरा ये पूरा था कि मैं तुम लोगों को अच्छी तरीके से बता सकूँ। इमोशनल फेलियर के बारे में लोग नहीं बात करते हैं, अलग वीडियो बना देते हैं। मैंने इसी के अंदर बताया क्योंकि ये भी एक प्रोसेस का पार्ट है। इस प्रोसेस के पार्ट से भागो मत, होगा ऐसा तुम्हारे साथ, 100% होगा। और ये जितनी भी चीज़ें हैं इनको लिखो, अपने जो भी एग्ज़ाम्स है उसके बारे में सर्च करो, पढ़ो। पहले अपने आप को थोड़ा सा 2-3 दिन का वक्त दो अगर तुम स्टार्ट कर रहे हो तो, और उसके बाद
अपने जो मेन प्रिपरेशन है उस पर स्टार्ट हो जाओ। दोस्ती यारी थोड़ी कम कर दो भाई, इंस्टा मोबाइल बंद कर दो, कुछ काम नहीं आने वाला है। तुम लोग रील देखते रह जाओगे और ज़िंदगी तुम्हारी रील बना देगी। इससे अच्छा ये है कि मोबाइल को बंद कर दो, दराज में डाल दो। अगर फ़ोन चाहिए ही है तो कीपैड ले लो, उसमें एक नई सिम डालो जिसका नंबर तुम्हारे मम्मी के पास, तुम्हारे पापा के पास, तुम्हारे किसी खास मित्र के पास होना चाहिए, उसके अलावा दुनिया से कट। और ऐसी ही वीडियोस के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर सकते हो। चाहो तो कमेंट में अपनी प्रॉब्लम को बताओ, मैं रिप्लाई दूंगा। जैसे कि ये भी पूछा गया सवाल था जिसकी मैंने आज इतनी लंबी वीडियो बनाई है, तो ऐसे ही तुम्हारा सवाल भी मैं कंसिडर ज़रूर करूँगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।